हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे आपके एक इम्पॉर्टेंट पेपर, जैसे आप कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, तो उसी पेपर पे बात कर रहे होंगे। मैंने आपको इसके जस्ट पहले के वीडियोज़ में ये चीज़ें बता रखी थी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट जो है वो आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। इसी कड़ी में मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपका ये पेपर जो है वो रिवीजन करवा दूंगी। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा थ्योरी नहीं है आपका कि इसमें मैं आपको 1.1, 1.2, 1.3 सारे के थ्योरी पढ़ा रही हूँ। तो ये आप मान के चलिएगा, मैं इसमें आपको सारे टॉपिक्स नहीं करवा रही हूँ। मैं जो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है और ये बच्चों के लिए हितकर हो सकता है, तो वही सारे पॉइंट मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि बस एक रिविजन सेशन है। लास्ट टाइम में आप लोगों ने, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ रखा है, बस आपको एक रिविजन की ज़रूरत है, तो वो रिविजन मैं आपके साथ करवा रही हूँ। मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1.1, 1.2 मैंने बता रखा था, 2.1 मैंने आपको बता रखा था। तो जो मैंने आपको बता रखा है बस वही सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ। और इसमें हम यूनिट 2 तक पढ़ रहे होंगे। एक आपका इसी तरह से आपको 2 पार्ट और मिल सकते हैं, 2 पार्ट या ये 1 पार्ट, जैसे भी पॉसिबल होगा वो उस हिसाब से मैनेज किया जाएगा। और आपको ये कंप्लीट पेपर रिवीजन जैसे आपका इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का करवाया गया है, उसी प्रकार से इसको भी हम करवा रहे होंगे। तो 2.3, 2.4, 2.5, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बस इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे होंगे और जानेंगे समझेंगे क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो समझेंगे क्या होता है साइंस, क्या होता है। आप लोगों ने बेसिकली पढ़ रखा है, बस एक शॉर्ट रिवीजन मेरे साथ कर रहे होंगे। तो यूनिट 1.1 में आपका दिया है, जिसमें आपको साइंस की डिफिनेशंस के बारे में, उसके एम एंड उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जो है वो जानना है। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जो हमें समस्याओं के समाधान की जो है योग्यताएँ देता है कि हमारे कोई भी समस्या है तो हम एक प्रोसेस के थ्रू जो है उन समस्याओं के समाधान तक जो है वो पहुँचने में सक्षम हो पाते हैं, जो हमें पर्यावरणीय शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने तो जो है वो परिणाम स्वरूप जो ज्ञान का भंडार व्यक्तियों को प्राप्त होता है, मतलब हमारे पर्यावरण के अनुकूल हमें बनाने के लिए या फिर उनकी पर्यावरण की स्थितियों को जानने के लिए और किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए जो हमें ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, जो हमें ज्ञान मिलता है, वही आपका विज्ञान होता है। विज्ञान जो है वो सत्य की खोज है, मतलब सत्य और ज्ञान की खोज करने वाला होता है, वो आपका विज्ञान होता है। विज्ञान में कोई भी चीज़ होती है तो वो प्रामाणिकता पर आधारित होती है। जैसे वो बेसिकली किसी प्रोसेसिंग के थ्रू, प्रोसेस को उतना महत्व नहीं देते हैं, बल्कि प्रोसेस के थ्रू गुजर करके जो आउटकम निकल के आता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद क्या होता है? प्रयोगवाद यही कहता है कि जो चीज़ें रियलिटी में आपको सही लग रही हैं, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया और आपको वो चीज़ें सही लग रही थी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तब समझिए कि वो चीज़ें सही हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस में वो चीज़ें सही नहीं पा रही हैं तो फिर वो चीज़ें गलत हैं। तो विज्ञान भी उसी प्रयोगवाद पर चलता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें रहती हैं, अगर वो एक्सपीरियंस में या फिर अपने प्रयोग के दौरान वो चीज़ें सही पाई जाती हैं तो ही उन चीज़ों को सही माना जाता है। बेसिकली ये किसी प्रक्रिया को बच्चों को नहीं सिखाता, बल्कि प्रक्रिया से गुजर करके जो ज्ञान होता है वो बच्चे के अंदर डेवलप करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो विज्ञान जो है वो सत्य और ज्ञान की खोज करना होता है, उसी को पर्याप्त रूप से जो है वो विज्ञान के रूप में स्वीकार भी किया जाता है। यहाँ विज्ञान को हम एक प्रक्रिया के रूप में नहीं मानते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसे, जैसे आप कोई भी ऐसा अदर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर हम स्टेप को रटने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर स्टेप को बाकायदा रटवाया नहीं जाता बच्चों को, बल्कि उन स्टेप पर काम करके, उनको उस प्रक्रियाओं से गुजार करके उसके जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो बच्चे के सेल्फ एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे प्रयोग करते हैं और प्रयोग में अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसका ये रिजल्ट निकल के आ रहा है तो वो बेसिकली वो सही मानते हैं। तो इसमें जो आउटकम निकल के आता है ना, विज्ञान के अंतर्गत जो परिणाम निकल के आता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बजाय उस प्रोसेस के जिस प्रोसेस से बच्चा गुजर करके उस परिणाम तक पहुँचा है। तो विज्ञान जो है वो व्यवस्थित और संगठित ज्ञान का भंडार होता है और विज्ञान के रूप में हमें विभिन्न प्रत्ययों, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, वो सारी चीज़ों का जो है वो हमें ज्ञान जो है वो विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और अपनी सुविधा की दृष्टि से हमें थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाए तो हमने इसे कई सारे भागों में, कई सारे टर्म में जो है इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है। तो ऐसे अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब
ये सारे ना विज्ञान के ही सब पार्ट्स होते हैं। बट क्योंकि जैसे आप संप्रेषण पढ़ते हैं तो संप्रेषण को अपनी सुविधा के अनुसार आप कई सारे टर्म में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ऐसे ही विज्ञान वो बेसिकली विज्ञान के ही ये सब पार्ट होते हैं जिन्हें हम अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं ताकि चीज़ें जब एक व्यवस्थित ढंग में रहें और हमें जो है वो पढ़ने में आसानी हो जाए। तो इसी दृष्टिकोण से विज्ञान को हम कई सारे भागों में जो है वो बांट कर चलते हैं। तो विज्ञान जो है वो बेसिकली हमें ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, मतलब ज्ञान तक पहुंचने का एक साधन होता है आपका साइंस, जिसमें ज्ञान प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब यहाँ पर बच्चों को चीज़ों को मतलब रटवाना या फिर सिर्फ उस चीज़ों के फैक्ट को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उन फैक्ट तक पहुँचने के जो रास्ते होते हैं वो हमें बताने का काम कौन करता है? विज्ञान करता है। तो बेसिकली विज्ञान हमें सिखाने का काम करता है कि किस तरीके से आप उस फैक्ट तक पहुँच सकते हो, उसका क्या तरीका है, क्या ढंग है उस चीज़ों को सीखने का, ठीक है, वो हमें सिखाता है। ना कि हमें वो एक बेसिकली जो अदर सब्जेक्ट के बजाय जो अदर सब्जेक्ट हमें ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सिखाने का काम करता है। तो विज्ञान हमें यह ढंग सिखाता है कि कैसे हम उस ज्ञान तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो विज्ञान जो है वो किसी भी विषय वस्तु का मतलब किसी भी विषय का ज्ञान, वस्तु ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को ही जो है वो हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी और प्लस ज्ञान से, जिसका अर्थ होता है आपका मतलब जिसका अगर हम एक विशेष प्रकार से अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जो होता है वो आपका विज्ञान होता है। साइंस एक लैटिन भाषा के शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है टू नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू नो, और इसे हम साइंस जो शब्द है उसे हम विज्ञान के रूप में जो है प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम ये बातें कह सकते हैं कि विज्ञान जो है वो शब्द का अर्थ उस ज्ञान से होता है जो बुद्धि के द्वारा हम ग्रहण करते हैं और शब्दों के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति तक जो है उसे हम अपने जो ज्ञान तत्व हमें अपने प्रयोग के आधार पर मिला होता है उसे हम एक दूसरे व्यक्तियों तक जो है उसे हम भेजते हैं। तो विज्ञान जो है वो क्रमबद्ध रूप होता है, मतलब एक सिक्वेंशियल वे में चलने वाला जो ज्ञान होता है वो आपका विज्ञान होता है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो विज्ञान की प्रकृति में खोज और अनुसंधान निहित होता है। यहाँ पर बच्चों को डिस्कवरी मेथड के माध्यम से या मतलब एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चों को चीज़ों को कर करके सिखाने पर जोर दिया जाता है। अनुसंधान के परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित ज्ञान भंडार का संतुलन करना, लेकिन जो विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से किया जाता है कि जब हम कोई खोज करते हैं, कोई अनुसंधान करते हैं तो वहाँ पर हमें जो एक सुव्यवस्थित ज्ञान मिलता है वो आपका विज्ञान होता है। विज्ञान प्रत्येक तथ्य का संश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का जो है प्रयत्न करता है। यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर, संश्लेषण करने का मतलब है कि उसे हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चीज़ें जो है वो हैं क्या। तो विज्ञान में संश्लेषण निहित होता है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उसके संप्रत्ययों को समझने का प्रयास किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान जो होता है वो संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है या विश्लेषण के द्वारा। तो वहां पर हम जो है वो संश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञान का आधार जो है प्रत्यक्ष रूप से जो सत्य होता है, मतलब रिजल्ट जो निकल के आता है वो हर जगह जो है वो आपको सत्य ही नजर आएगा। जैसे अगर हम किसी भी जैसे अगर बता दिया गया है न्यूटन के द्वारा कि कोई भी वस्तु रहती है जब हम उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो ये हर जगह चीज़ें आपको हमेशा सत्य ही नजर आएंगी। तो विज्ञान एक प्रक्रिया भी है और उस प्रक्रिया का जो है वो परिणाम भी होता है। और विज्ञान में संचित ज्ञान के भंडार का उतना महत्व नहीं है जितना कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। मतलब इसमें जो मतलब हमने आपको बताया ना कि इसमें जो है चीज़ों को रटने पर उतना फोकस नहीं दिया जाता। जो ज्ञान मतलब बुक्स में लिखा गया है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग होता है विज्ञान में वो महत्वपूर्ण होता है। विज्ञान व्यवहार और दृष्टिकोण में एक विशेष प्रकार का जो है वो परिवर्तन लाता है। सत्य की खोज करने से जो तरीका है विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है और उन्हीं चीज़ों को जो है वो पढ़ाया जाता है। अगर हम विज्ञान की विशेषताओं की बात करते हैं तो कई सारे विशेषताएं आपकी विज्ञान में निहित होती हैं। जैसे विज्ञान में मतलब संख्याओं, स्थान मापन आदि का जो है अध्ययन वो आपका किया जाता है। विज्ञान में वातावरण से संबंधित वस्तुओं के बारे में पारस्परिक जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में सूक्ष्म जो प्रत्यय हैं उनको व्याख्यायित करने का जो है प्रयास किया जाता है। विज्ञान का प्रयोग जो है वो गणित तथा अन्य विषयों में जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के बहुत सारे टर्म होते हैं जो हम मैथ में भी यूज कर लेते हैं। तो दोनों कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो उनमें बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो सहसंबंधित
उपलब्धिता के आधार पर करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट में पढ़ाया हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी उपयोग किया जा सके। तो विज्ञान की शिक्षा के द्वारा एक समृद्ध और संतुष्ट विचारधारा का विकास करते हुए जीवन पर्यंत जो है वो विस्तारित किया जाता है। विज्ञान की जो भाषा होती है उपयुक्त होती है और स्पष्ट होती है, और विज्ञान में प्रत्येक आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक एवं गुणात्मक जो निष्कर्ष होते हैं वो निकाले जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेष कौशलों का जो विकास होता है वो विज्ञान के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। कि जो अदर टेक्नोलॉजियाँ आपकी विकसित हो रही हैं, ठीक है, कोई नवाचार अगर आ रहा है तो वो विज्ञान के द्वारा ही जो है वो संभव हो पा रहा है। तो कुछ परिभाषाएं हैं, एक दो परिभाषाएं आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, बाकी के मैं कोशिश करूंगी कि ये PDF मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दूं। तो आइंस्टीन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को ही हम विज्ञान कहते हैं। कि हमारे जो अनुभूतियाँ होती हैं, हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जो अलग अलग अनुभव हम प्राप्त करते हैं, इनको जब हम तार्किकता रूप में जो है वो उन विचार प्रणालियों को विकसित करते हैं तो वही प्रक्रिया आपकी विज्ञान होती है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स क्या होता है। तो सभी विज्ञान विषयों के मूल में जो है वो आपका क्या होता है, गणित स्थित होता है। गणित ज्ञान वृक्ष का जो है वो आपका मूल होता है। गणित मानसिक अनुशासन स्थापित करने के लिए एक सर्वोत्तम साधन होता है, क्योंकि गणित जो होता है वो हमारी मानसिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। वर्तमान युग जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, इसीलिए आपके सिलेबस में ICT को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है, आपको पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो भी भौतिकी और तकनीकी विकास आज हमारे सामने है उनका अधिकांश श्रेय जो है वो गणित को ही जाता है। मतलब गणित और विज्ञान एक अंतर संबंधित विषय होते हैं। गणित विज्ञान के बिना अधूरा और विज्ञान गणित के बिना अधूरा, क्योंकि दोनों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आपके मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट गणित में लगते हैं और गणित के बहुत सारे सवाल जो है वो हम साइंस के जो टर्म्स होते हैं उनमें उनके द्वारा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गणित क्या है इसको जानने के लिए अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। तो गणित क्या है, यह एक मानव चिंतन का जो है वो प्रतिबल होता है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप होता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार परिभाषा दी गई है जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। कोठारी कमीशन क्या कहता है इस पर, तो कोठारी कमीशन कहता है, जो कि 1964-66 में आया था। तो मैंने आपको बताया भी था कोठारी कमीशन के बारे में, जहाँ पर 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया जाता है कोठारी कमीशन के द्वारा, वो सुझाव दिया जाता है बेसिकली उस पर, और जो आपका त्रिभाषा सूत्र है उस पर सुझाव देता है कोठारी कमीशन। तो यहाँ पर बताता है, परिभाषाएं देता है अपनी, कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से, मतलब ये बताते हैं कि जितने भी छात्र हैं उनको अनिवार्य रूप से गणित जो है वो विद्यालय में कम से कम जो 10 वर्ष के बच्चे, मतलब 10 वर्ष तक जो है उनको गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये बेसिकली बात करते हैं कि जैसे कोठारी कमीशन बना ही इसलिए था ताकि वो मतलब जो है वो शिक्षा पर अपने सुझाव दे सके। तो शिक्षा पर अपने सुझाव में के क्रम में कोठारी कमीशन कहता है कि कम से कम बच्चे को जो है वो 10 वर्षों तक गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। फिर आप उसे ऑप्शनल कर दें कि जिसकी इच्छा हो वो पढ़े, जिसकी इच्छा हो वो ना पढ़े। तो कहा जाता है कि गणित जो होता है वो सभी विषयों का जो है वो सभी, मतलब जितने भी सभी विज्ञानों का जो है वो प्रवेश द्वार जो है वो आपका माना जाता है। अगर हम NCF के अनुसार देखें, जैसे आप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, जो कि 2005 में आया था, तो ये बहुत सारे बिंदुओं को अपने अंदर समाहित करता है गणित को लेकर के। तो गणित क्या है, गणित एक विज्ञान की जो है एक आपकी भाषा होती है। गणित एक अनुप्रयोगिक जो है वो आपका विज्ञान होता है। गणित इन्वेस्टिगेशन की एक लाइन होती है, यह समस्या समाधान की जो है एक विधि होती है, और यह विचारों को जो है वो आपकी प्रदर्शित करती है। तो गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। गणित का जो अगर हम देखते हैं तो बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है गणित का। तो अगर इन सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो इसमें आपके दार्शनिक प्लेटो ने भी कहा था कि अपनी पाठशाला की द्वार पर लिख दिया था कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं जानता तो वो इस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के ध्येय से जो है वो शिक्षा ग्रहण ना करे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता है, जहाँ का एक दार्शनिक आपके प्लेटो जो हुए वो कहते हैं कि अगर आपको ज्यामिति नहीं आ रही है, मतलब बेसिकली अगर आपको गणित नहीं आ रहा है तो फिर इस पाठशाला में आपके लिए स्थान नहीं है। तो यहाँ तक गणित की जो विशेषताएं हैं या गणित के जो गुण हैं उनको यहाँ पर बताया गया है।
गणित की उपयोगिता को देखते हैं तो गणित क्या उपयोगिता होती है गणित की, तो ये नित्य जो कार्य होते हैं उनमें उपयोगी होता है, डेली लाइफ की जो क्रियाएं होती हैं उनमें उपयोगी होता है, सामाजिक एवं भौतिक जो समृद्धि है उनके विकास करने में उपयोगी होता है, भौतिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये रीढ़ के रूप में जो है वो काम करती है, इसमें तर्क शक्ति संगति जो है वो निहित होती है, मतलब गणित की जो प्रकृति होती है ना वो तार्किक होती है, तो गणित जो होता है उसमें तर्क संगति निहित होती है, क्रमबद्धता होती है, उसमें सीरियसन पाया जाता है आपका, और वो व्यवहारिक गुणों का शिक्षण सूत्र समावेशन एवं विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चारित्रिक मूल्यों को स्थापित करने में गणित का एक अहम भूमिका होती है, और अवकाश का एक सही सदुपयोग हम गणित के माध्यम से कर सकते हैं। क्यों आवश्यकता है गणित शिक्षण की, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि गणित चाहे मानसिक विकास हो, चाहे बौद्धिक, चाहे दैनिक, चाहे चारित्रिक विकास हो, सभी प्रकार के बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो है वो एक गणित एक महत्वपूर्ण विषय होता है। क्या उद्देश्य होते हैं बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए, कि बच्चे नवीनतम जो ज्ञान है, जो खोज है, उन सब चीज़ों से अवगत हो सके, छात्रों में अंतर्निहित गुणों तथा उनकी योग्यताओं का जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, क्योंकि मैथ जो होता है वो हमारी थिंकिंग स्किल को बढ़ाने का काम करता है, तो इससे बच्चे के अंदर बहुत सारे नए जो कौशल होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे नए नए गुण जो हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। सौंदर्य तथा आनंद की जो अनुभूति है वो हम मैथ के माध्यम से बच्चों के अंदर विकसित करना चाहते हैं। जो खाली समय है, बच्चे का जो अवकाश का समय है, उसका एक बेहतर सदुपयोग हम मैथ के माध्यम से कर सकते हैं। सूझबूझ रुचियों और कलाओं को जो है वो हम सुसज्जित करने का काम कर सकते हैं। छात्रों को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाने के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर गणित सीखेंगे और वहाँ पर लॉजिकल चीज़ें करेंगे तो उनका तार्किकता का जो क्रम है वो डेवलप हो जाएगा, तो क्या सही है क्या गलत है उस पर एक बेहतर तार्किकता बच्चे दे पाएंगे, तो इससे हम बच्चे को एक समाज के लिए एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद कर सकते हैं। वैज्ञानिक मतलब विद्यार्थियों में सतर्कता, दक्षता, गणितीयशीलता लाने की आदतों का निर्माण करना, जिससे दैनिक जीवन में इन क्षमताओं का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके। तो गणित को पढ़ाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर उद्देश्य होता है, मतलब प्राथमिक लेवल पर गणित तो बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो ऐसे बेसिक कैलकुलेशन जो है वो कर सके, अंकों तथा शून्य का प्रयोग करना जो है वो बेहतर सीख सके, मौखिक और लिखित अपनी भावनाओं को समुचित दक्षता उसमें प्राप्त कर सके, माप तौल की ऐसी छोटी छोटी इकाइयों के बारे में वो समझ सके, उसका व्यवहारिक उपयोग कर सके, मौखिक नियमों की जो है वो जानकारी दे सके, और साधारण गणनाएं जैसे तुलना करना हो गया, समस्या का समाधान हो गया, तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी बच्चों को प्राइमरी लेवल पर हो जाए। इसलिए हम बच्चों की क्लासेस में जब छोटी कक्षाओं में 1 to 5th में हम वहाँ पर गणित विषय को जो है वो इंक्लूड करते हैं, कि बेसिक ज्ञान जो है वो बच्चे को मैथ का हो जाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे इसमें 2.2 के बारे में, यूनिट 2.2 आपका जो है उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपको एडेप्टेशन, एक्मोडेशन एंड मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स में आप इस चीज़ों को, एडेप्टेशन को कैसे अपनाएंगे, क्या होता है एडेप्टेशन, क्या होता है एक्मोडेशन और क्या होता है मॉडिफिकेशन, तो इन सब चीज़ों को हम समझ रहे होंगे। तो एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन का मतलब आप जानते हैं, इसे हम हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। तो एडेप्टेशन होता है कि जब आप बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से क्या करते हो, कि उसकी मतलब बच्चे को सामग्रियाँ पहुंचानी हो, चाहे बच्चे के परिणाम को बेहतर करना हो, चाहे उनकी उपलब्धियों को, मतलब उपलब्धियों को, हर बच्चे को उनकी उपलब्धियों को विकसित करने के समान अवसर देना हो, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को बच्चे के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करते हैं, अपनी चीज़ों में थोड़ा लचीलापन लाते हैं, ताकि हर एक चीज़ को बच्चे प्रॉपर तरीके से उसका यूज कर सके, उसका उपयोग कर सके, समझ सके उन चीज़ों को, उनके परिणाम बेहतर आ सके, सभी को जो समान अवसर का अधिकार है वो समान अवसर मिल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों में जो परिवर्तन करते हैं वही चीज़ों में किया गया परिवर्तन ही आपका अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चीज़ों को बच्चे के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, तो वही जो हम बच्चे के हिसाब से चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन को ही हम 2 माध्यम से करते हैं, मतलब जो ये अनुकूलन होता है बच्चे के हिसाब से चीज़ों को बनाने का काम होता है, ये हम 2 तरीके से करते हैं। पहला आवाज़ के माध्यम से, जिसे हम एक्मोडेशन कहते हैं, दूसरा मॉडिफिकेशन के माध्यम से, जिसे हम संशोधन कहते हैं। तो आवाज़ क्या होता है, आवाज़ एक ऐसा अनुकूलन होता है जो अपनी मूल प्रकृति को बदले बिना बच्चों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण रणनीतियाँ, परीक्षण प्रस्तुति, समय, स्थान, सीखने के माहौल को बच्चे के योग्य बना देती है।
ऐसे समझ लीजिए, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए चूज किया है कि आवाज़ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा आपके घर में, मान लीजिए कोई ऐसी सब्जी बनी है, मान लीजिए आप सब्जी बनाते हैं, कद्दू की सब्जी बनाते हैं और बच्चा नहीं खाता है, तो अगर आप आवाज़ करेंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उस कद्दू की सब्जी को नहीं खा रहा है तो हम कोई ऐसा अप्रत्यक्ष तरीका खोजेंगे, लेकिन खिलाएंगे उसको हम वही कद्दू की सब्जी, चाहे हम उस कद्दू की सब्जी को पराठे में रोल करके बच्चे को खिला दें, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम चाहे बच्चे को कैसे भी करके, लेकिन हम बच्चे को खिलाएंगे। वही तरीका हमारा चेंज हो सकता है बच्चों को खिलाने का, उसके हम थोड़े बहुत स्वाद में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है, उसके रूप में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल प्रकृति होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे हम टीचिंग में समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आवाज़ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप सारे बच्चों को जो है वो ऐसे डिक्टेशन लिखना सिखा रहे हैं, आपने बच्चों को इमला बोला और वहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उन चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, बोलेंगे तो वही इमला, शब्द तो आपके वही रहेंगे, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है तो आप उसे अपने पास बैठा करके बहुत धीरे धीरे तब बोलेंगे। जैसे आप ऐसे बोल रहे थे कि ठीक है बेटा आवाज़ लिखो, अब बेटा संशोधन लिखो, अब आप वहाँ पर बच्चों को इमला लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब बच्चे क्या होता है कि बच्चे क्या कर लेते हैं कि आपकी जो ये इमला आप लिखने के लिए उनको बोलते हैं, ऐसे वर्ड देते हैं कि संशोधन लिखो, आवाज़ लिखो, तो वहाँ पर सारे बच्चे तो नहीं लिख पाएंगे ना, कुछ बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप एक नॉर्मल स्पीड से बोल रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को कम कर देंगे, बोलेंगे तो वही सारे शब्द, लेकिन क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग करना है तो अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं कि अब आप संशोधन को इस तरह से एक वर्ड में, एक टोन में ना बोल करके उसको तोड़ तोड़ कर बोलें कि बेटा संशोधन लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे आप आराम आराम से बोलें कि आपको आवाज़ लिखना है, आवाज़, मतलब आपने क्या किया है कि वहाँ पर अपनी प्रकृति तो वही रखी है, लेकिन क्या किया है बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा खुद के टीचिंग मेथड में आपने परिवर्तन किया है। तो जब हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जहाँ पर हम अपनी प्रकृति तो वही रखी, चीज़ें तो हमारी पहले वाली ही हो, लेकिन बच्चे के हिसाब से करने के लिए हम थोड़ा अपने टीचिंग मेथड में या फिर बच्चों के समय में, स्थान में, इन सब चीज़ों में हम थोड़ा सा परिवर्तन ला दें कि सपोज दैट एक बच्चा पीछे बैठा है और उस बच्चे को देखने में समस्या है, तो ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको आगे बैठा दे रहे हैं, आगे अपनी सीट के जस्ट आगे बैठा देते हैं, और जब भी उसको दिक्कत होती है, जो चीज़ें नहीं वो समझ पा रहा है, आप उसको बोल कर भी बता दे रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों, ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इस तरह के अनुकूलन को ही हम आवाज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखने में समस्या है तो अगर मतलब जैसे मान लीजिए आप प्रश्न मूल्यांकन कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को लिखने में समस्या आ रही है, तो उससे आप बच्चे से कहेंगे ठीक है, अगर आप लिख करके जवाब नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, प्रश्न तो हमारे वही रहेंगे, अगर आप लिख कर जवाब देने में सक्षम नहीं है तो एक काम करिए, आप बोल करके जवाब दे दीजिए, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन तो हम वही पूछ रहे हैं ना, हमारे प्रकृति में कोई चेंज नहीं है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमने बस बच्चे के हिसाब से करने के लिए उसको स्वतंत्रता दे दी है कि आप जिस तरीके से बता सकते हैं उस तरीके से बताइए, लेकिन हमारे प्रश्न वही रहेंगे। उसके बाद संशोधन होता है। संशोधन का मतलब एक ऐसे अनुकूलन से होता है जो अपनी मूल जो प्रकृति होती है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन करके बच्चे के हिसाब से चीज़ों को बनाने का प्रयास करता है। सपोज दैट जैसे घर में कद्दू की सब्जी बनी है, अगर बच्चा कह रहा है कि वो नहीं खा रहा है तो फिर आप उसके रूप में या फिर उसके स्वाद में परिवर्तन करने की बजाय या उसे रोल करके देने की बजाय क्या करते हैं, एक नई सब्जी बना देते हैं। आप किसी आलू की सब्जी या किसी दूसरे जो है मटेरियल की सब्जी फिर आप उसको बना कर देते हैं, आप अपनी प्रकृति में ही चेंज कर ला रहे हो, तो वो होता है संशोधन। तो जब हम अपनी टीचिंग मेथड में ये चीज़ अपना लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि बच्चे को, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा मंदबुद्धि वाला बच्चा है या फिर सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला बच्चा है, तो वहाँ पर अगर ये 5 यूनिट दिया गया है आपके सिलेबस में, तो हम उसको सिर्फ 5 यूनिट नहीं पढ़ाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, बस वही सारे टॉपिक्स उसके सिलेबस में इंक्लूड कर देंगे कि ठीक है बेटा, अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो आप एक काम करो, ये टॉपिक पढ़ लेना। हमने उसकी प्रकृति में ही बदलाव कर दिया, 25 टॉपिक की बजाय हमने 10 टॉपिक उसको दे दिया, तो ये आपका क्या प्रक्रिया होगी, ये भी आपकी संशोधन होगी। कर तो हम अनुकूलन ही रहे हैं, लेकिन एक में हम प्रकृति को चेंज कर देते हैं, तो जब हम प्रकृति को चेंज करेंगे तो वो संशोधन, जब हम प्रकृति को ना बदले तो वो समायोजन या फिर अवकाश। तो ये आवास, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर बच्चे को, जैसे हमने सारे बच्चों को कहा है कि आप 20-20 वर्ड जो है वो याद करके आइएगा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो 20 वर्ड याद नहीं कर सकता एक दिन में, तो हम उसको
थोड़ी छूट दे देंगे और बोलेंगे ठीक है बेटा आप 10 वर्ड ही याद करके आना, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ की कठिनाई स्तर में परिवर्तन कर दिया। तो जब आप कठिनाई के स्तर में परिवर्तन ला दें, पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदल दें बच्चे के हिसाब से, या फिर अपने ही प्रश्नों को चेंज कर दें। कोई बच्चा अगर जो है वो a+b के होल स्क्वायर पे फार्मूला पे सूत्र नहीं लगा पा रहा है, तब उसको जोड़ घटाओ पढ़ाने लग जाओ। तो इस तरह की जब हम प्रकृति में ही चेंज कर देते हैं तो वो आपका संशोधन होता है, ठीक है। जैसे पाठ्यक्रम के कुछ पार्ट को अलग करके हम उनको सीखने के लिए दे दें, जबकि दूसरे बच्चों को हम पाठ्यक्रम के पूरे भाग को सीखने के लिए दें। जब हम इस तरह से अपनाते हैं तो वो आपका कहलाता है संशोधन। ये जो संशोधन लागू किया जाता है ये बहुत सारे क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। मैंने कुछ ही लिखे हैं, लेकिन हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं। किसी में हम आवाज़ के माध्यम से करते हैं तो किसी में हम संशोधन के माध्यम से करते हैं। हम समय सारणी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में बच्चे हैं और बच्चों को लग रहा है कि वो 6 बजे का विद्यालय है, वो नहीं आ सकते हैं, तो हम अपनी समय सारणी को ही बदल दें कि ठीक है हम 8 बजे का विद्यालय रखेंगे। तो इस तरह से जो किया जाएगा वो संशोधन हो जाएगा। लेकिन जब हम अपनी समय सारणी में परिवर्तन ना करें, लेकिन हम कुछ बच्चों को छूट दें कि ठीक है अगर आप 6 बजे नहीं आ सकते हो तो एक काम करो आप 6:30 तक आना या 7 तक आना, हमारी तरफ से कोई दंड आपके लिए नहीं होगा। तो हमने अपनी टाइम टेबल में चेंज नहीं किया, बस बच्चों के लिए थोड़ा सा लचीलापन कर दिया है। तो ये हो जाएगा आवास। यहाँ पाठ्यक्रम जो सामग्री होती है उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। विद्यालय जो वातावरण है उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। निर्देशन के जो तरीके हैं, मूल्यांकन का जो तरीका है, उन सभी में हम चेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे 2.4 के बारे में, जिसमें एड्स एंड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, मतलब जो कि हमारे टीचिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स दिया गया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हूँ। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर्स में दिए गए थे। ये प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न थे, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है कि अगर आपको इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि गणित शिक्षण में उपयोग की जाने वाली सामग्री बताओ, या विज्ञान शिक्षण में उपयोग की जाने वाली सामग्री बताओ, या दोनों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियाँ बताओ, तो आप इन सभी प्रश्नों के जवाब को इस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गणित शिक्षण में उपयोग की जाने वाली कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो शिक्षण सामग्री सीखने को, मतलब जो शिक्षण सामग्री मतलब जो सीखने वाली सामग्रियाँ होती हैं, जो सिखाने में हमारी मदद करती हैं, ऐसी सामग्रियाँ होती हैं शिक्षण सामग्रियाँ। तो ये क्या करती हैं, जो सीखने को बच्चे के लिए आनंददायक बनाती हैं, मतलब मज़े मज़े में बच्चा सीख लेता है। छात्रों को सक्रिय करने का काम करती हैं, मतलब जब आप एक लेक्चर मेथड का ना इस्तेमाल करके कुछ एक्टिविटियों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, तो वो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और चीज़ों को सीखने में सक्षम हो पाते हैं। अमूर्त जो अवधारणाएं रहती हैं, मतलब कोई भी अमूर्त कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे 4+6 है उसको ऐड करना एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि मतलब अमूर्त कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको आप ऐसे किसी भी पर्टिकुलर जो है वो टेलम का यूज करके उसको सिखा दे रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार का जो है हम किसी अमूर्त अवधारणा को मूर्त अवधारणा के माध्यम से समझाने में जो है वो सक्षम हो पाते हैं इन टेलम्स के, मतलब ये शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से। तो ये हमारी जो समझ होती है उसको, बच्चे की समझ को बेहतर करने में मदद कर सकती हैं। बहुत सारे टेलम्स हैं जो कि आपके मतलब बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं, उपकरण ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, टेलम्स नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे उपकरण आपके होते हैं जो कि बच्चे के सीखने को आसान बनाने, जैसे चौपड़ होता है जिसे आप टाइलिंग कहते हैं। तो इस टाइलिंग के माध्यम से जो 2D फिगर्स होते हैं या फिर जो 3D फिगर्स होते हैं, उन 2D एंड 3D फिगर्स का जो हम बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 2D एंड 3D फिगर का मतलब क्या होता है। आई होप आप सभी को पता होगा, बट फिर भी एक बार आप कमेंट जरूर करेंगे कि आप 2D से क्या समझते हैं और 3D से क्या समझते हैं। और उसके बाद अबेकस होता है, जो अबेकस आप लोग जानते भी होंगे, जो मतलब VI से जो बच्चे डीएड कर रहे होंगे वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अबेकस होता है जो कि बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने में या गुणा भाग सिखाने में, या प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जो होता है उसको सिखाने में जो है वो आपकी मदद करती हैं। जियो बोर्ड होता है जो कि बच्चों को मतलब गणित सिखाने में आसानी देता है। ये मतलब 2D जो शेप्स होते हैं उनकी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। बेसिकली ये एक प्रकार का जियोजेब्रा, मतलब जियो बोर्ड जो होता है वो ऐसे एक मतलब तख्ती टाइप के होता है, उसमें कुछ कीलें जो रहती हैं वो आपकी लगी रहती हैं, और धागे के माध्यम से 2D जो शेप्स होते हैं वो बनाए जाते हैं और उनकी समझ बच्चों में विकसित की जाती है। लेकिन ये 3D शेप की जानकारी जो है वो नहीं देता है। उसके बाद जियोजेब्रा होता है, ये कंप्यूटर आधारित एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें ज्योमेट्री फिगर जो होते हैं उनका ज्ञान देता है। 2D एंड 3D दोनों फिगर की ज्ञान हमें ये देता है, क्योंकि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ये आपका।
उसके बाद ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर जिसे हम ग्रेड पेपर भी कह सकते हैं, ये आपके डेसिबल वाले जो नंबर्स होते हैं, तो डेसिबल सिखाने का या भिन्न सिखाने का ये आपका काम करता है। डॉट पेपर होते हैं जिसमें हम ज्योमेट्री शेप या इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या वैसे भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी हम समझ विकसित कर सकते हैं। और सिमेट्री वाली जो चीज़ें होती हैं, उन सिमेट्री मतलब जिसे आप समरूपता कहते हैं, तो इन समरूपता का ज्ञान करें। जैसे आपके एक दोनों हाथ के पंजे जो होंगे वो एक दूसरे के समरूप होंगे। आप एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ को जो है वो बीच से फोल्ड कर दीजिए, तो आप देखेंगे जैसा लेफ्ट साइड है वैसा राइट साइड भी है, तो वो क्या है, आपस में समरूप होते हैं। तो ये जो समरूपता वाला कॉन्सेप्ट होता है ये भी सिखाने में हमारी मदद करता है डॉट पेपर। उसके बाद जो टेनग्राम होता है, तो टेनग्राम को सिखाने, टेनग्राम बेसिकली क्या होता है, ये हमें ज्योमेट्री की जो शेप्स होती हैं, छोटे बच्चों को हम इसके माध्यम से ज्योमेट्री शेप्स की जो है वो जानकारी दे देते हैं। तो इसमें 7 फिगर्स होते हैं जिसमें 5 आपके ट्रायंगल होते हैं, वहीं पर एक आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक समांतर जो चतुर्भुज होता है वो आपका एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से जो है वो हमें टेनग्राम के माध्यम से हम बच्चों को जो ज्योमेट्री होती है उस ज्योमेट्री का ज्ञान देते हैं। डायस ब्लॉक होता है जिसमें हम प्लेस वैल्यू के लिए यूज करते हैं, और फ्रैक्शन भी डायस ब्लॉक के माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है, बेसिकली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये, जिसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, किसी एक आकृति के परिवर्तन पर किसी दूसरी आकृति में क्या परिवर्तन आता है वो हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भिन्न किट होता है जिसमें भिन्न के लिए बहुत सारे सामान होते हैं और उनको हम मतलब बांट करके सिखाने का बच्चों को बेसिकली प्रयास करते हैं। तो कुछ ऐसी सामग्रियाँ हैं जो कि यूज की जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान शिक्षण में भी बहुत सारी जो सामग्रियाँ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, प्रयोगशाला जो उपकरण हो गए उनका प्रयोग किया जाता है। दो आपका डेटा लॉगर्स होता है जहाँ पर हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। डेटा लॉगर्स का मतलब होता है जहाँ पर जो डेटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उनको संग्रह करने की जो तकनीक होती है उसे हम डेटा लॉगर्स कहते हैं। तो इसका भी उपयोग हम साइंस में करते हैं। ऑनलाइन जो सिमुलेशन होता है वो भी हम उसका इस्तेमाल हम विज्ञान शिक्षण में करते हैं। फ्लैश कार्ड हो गया, जो स्लाइड्स होती हैं, जो चार्ट पेपर होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इन सभी का उपयोग जो है वो प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम बच्चों की विज्ञान शिक्षण में जो है वो करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी रटनी पड़ेंगी आपको, बट इम्पॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएंगी। अब हम जानेंगे कि मतलब सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं। हमने आपको बताया कि सहायक सामग्रियाँ जो होती हैं जिनका इस्तेमाल जो टीचर की भी हेल्प करता है अपने कॉन्सेप्ट को बच्चे तक पहुंचाने में, और बच्चों को भी सीखने में बहुत आनंद आता है, बहुत इन्जॉयमेंट के साथ बच्चे सीखते हैं। तो वो सारे ऐड जो होते हैं, वो सारे जो उपकरण होते हैं उन्हें हम कहते हैं टीचिंग ऐड, क्योंकि हम इसे अपने टीचिंग में यूज कर रहे हैं ना, तो ये टीचिंग ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो वही सब चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बट कुछ सामग्रियाँ हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप सहायक सामग्रियों को, जैसे सहायक सामग्री की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है कि अगर आप कोई भी सहायक सामग्री चूज कर रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके पार्टिकुलर विषय वस्तु के साथ जो है वो संबंधित होना चाहिए। मतलब आप जो टॉपिक भी पढ़ा रहे हो ना, उस टॉपिक से वो टेलम जो है वो मैच करना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से बच्चों को वो टॉपिक समझा पाएंगे। उसके बाद उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए, कि मतलब आप जो भी शिक्षण सहायक सामग्री उसमें चयन कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए सही शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर कर दे बच्चे के लिए। तो ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियों का आपको चयन करना चाहिए। आपको ऐसे शिक्षण सामग्रियों का चयन करना है जो कि ईजिली अवेलेबल हो हर जगह, ठीक है। किसी भी ऐसे शिक्षण सामग्री का हमें चयन नहीं करना है जो ईजिली अवेलेबल ना हो या फिर बहुत ज़्यादा महंगी हो। तो ऐसे शिक्षण सामग्रियों का चयन नहीं करना है, क्योंकि हम कोई भी शिक्षण सामग्री अगर बच्चे के लिए चूज कर रहे हैं तो क्योंकि हम उसे बच्चे को देखने के लिए, उस पर बच्चे का काम करने के लिए भी देते हैं, तो ये डर ना रहे कि बच्चे से गिर गया या फिर बच्चे ने ज़्यादा अगर मतलब उद्दंडता की तो वो टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी शिक्षण सामग्रियों का चयन नहीं करना चाहिए। जो सामग्री की उपलब्धता आपके पास है और जो मतलब बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाए, ऐसी शिक्षण सामग्रियों का चयन करना चाहिए। उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो जिस प्रक्रिया व जिस विषय वस्तु अथवा प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जा रही है वह उसी को बेहतर तरीके से जो है वो स्पष्ट कर सके। तो ये चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए कि वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं उस उद्देश्य को वो फुलफिल कर सके।
उसमें अनुकूलता होनी चाहिए कि मतलब अगर विषय सामग्री प्रकरण के अनुरूप नहीं है तो हम उसमें सकारात्मक जो परिवर्तन है वो भी ला सके। मतलब अगर आप कोई भी टेरम या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट या ऐड जो है बच्चे मतलब एड्स जो है वो बच्चे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक ऐसा ऐड होना चाहिए कि एक ऐसा हम कह सकते हैं कि टीचिंग ऐड होना चाहिए जो कि आप अपने अगर बच्चे के अकॉर्डिंग जिस लेसन प्लान को या पढ़ाने के लिए आप उसको लेकर गए हैं, अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं उसके द्वारा बहुत क्लियर हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके उसको अनुकूल बना सके, ऐसी होनी चाहिए। रुचिकर होनी चाहिए, जो बच्चे को रुचिकर लगे, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके आपके साथ, ऐसे शिक्षण सामग्री होनी चाहिए जो हमारे समय की बचत कर सके। हमें ऐसे शिक्षण सामग्रियों का चयन करना है, बहुत कम समय में हम अपने पूरे प्रकरण को पढ़ा सके, ऐसे शिक्षण सामग्री का चयन करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ टाइप होते हैं आपके जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स के बारे में यहाँ से अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत अच्छे से आप इनको करिएगा। एक दृश्य सहायक सामग्री होती है, मतलब जो देख करके जिन सहायक सामग्रियों के माध्यम से बच्चे समझते हैं उन्हें दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, जैसे चित्र हो गया, आकृति हो गई, आकृति चार्ट जो होता है, मॉडल्स हो गए, ग्राफ हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, चित्र का विस्तारण यंत्र हो गया, फ्लाइड हो गया, श्यामपट हो गया। तो ये सब जितनी भी सहायक सामग्रियाँ होती हैं, क्योंकि इसे बच्चे देख करके प्रयोग करते हैं तो ये सभी की सभी जो होती हैं वो दृश्य सामग्रियाँ होती हैं। उसके बाद श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, मतलब जिनका प्रयोग बच्चा सुन करके चीज़ों को सीखने में करता है, उन्हें हम श्रव्य सहायक सामग्री कहते हैं। मतलब ऐसे सहायक सामग्रियाँ जो सुन करके सीखने में हमारी मदद करती हैं उसे श्रव्य सहायक सामग्री कहते हैं। इसमें ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, तो ये सब क्या होती हैं, जैसे फ़ोन हो गए हैं तो फ़ोन भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं श्रव्य सामग्री के अंतर्गत, क्योंकि उसमें भी हम म्यूजिक सुन करके सीख सकते हैं, या फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सुन कर सिखाने में मदद कर सकते हैं, तो वो भी श्रव्य में आ जाएगा। उसके बाद दृश्य शब्द होता है, जिसमें दिखाई भी दे रहा हो और आवाज़ भी आ रही है, वो दृश्य शब्द होते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया तो वो एक दृश्य शब्द सहायक सामग्री आपके अंतर्गत आता है। और उसके बाद सहायक सामग्री के कुछ गुण होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत जोर दे करके और बहुत अच्छे से आपको कवर कराया जा रहा है। जो भी करा दिया जा रहा है उसको ईमानदारी के साथ जो है वो आप लोग करने का प्रयास करिएगा। कोशिश मेरी यही है कि जितने टॉपिक आपको कराया जाए उसी में से आपका सारा पेपर फंस जाए, ठीक है। मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर आप 20 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 20 टॉपिक में से आपको अगर वहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 ही आपको करना है, तो बहुत आसानी से 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो जो टॉपिक दिए जा रहे हैं उनको पढ़िएगा आप लोग। बाकी के जो टॉपिक छोड़ दिए जा रहे हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, उनको एक बार रीड डाउन कर लीजिएगा। तो क्या अगर हम बात करते हैं कि जो क्या सहायक सामग्री के क्या गुण होते हैं, तो सहायक सामग्री का जो प्रयोग है वो छात्रों की जानकारी और मनोरंजन के लिए किया जाना चाहिए। जो दृश्य सहायक सामग्री हैं वो छात्रों की रुचियों की आवश्यकता अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जो सहायक सामग्री हैं वो सुंदर हो, आकर्षण हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदरता ना हो। जैसे आप मान लीजिए फ्लैश कार्ड ले जा रहे हैं और उस फ्लैश कार्ड को आपने किनारे किनारे की साइड पर इतना ज़्यादा चमकीला लगा दिया है या इतना ज़्यादा आपने उसको डेकोरेट कर दिया है कि बच्चे आपकी उस मेन पिक्चर को देखने की बजाय, जैसे आपने मान लीजिए उस पर एक रैबिट का चित्र लगा रखा है, बच्चे उस रैबिट के चित्र देखने की बजाय क्या कर रहे हैं, जो साइड में आपने कलाकारी की कर रखी है उसको ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपके फ्लैश कार्ड का वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो सहायक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो आकर्षण हो, थोड़ा देखने में अच्छी लगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं होनी चाहिए, वरना फिर बच्चे उसे को देखेंगे, आपके टीएम्स को क्यों देखेंगे, क्योंकि आंखें तो वही देखती है ना जो ज़्यादा सुंदर लगता है, ज़्यादा चमकीला होता है, पर वो अच्छा नहीं होता है हर समय। तो शिक्षण जो सहायक सामग्री है वो वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो रियलिटी में हो। जैसे आप मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए आप फलों के नाम सिखा रहे हैं तो उसको एक मतलब बेहतर जो फल होते हैं आप वो ले जाइए, ठीक है, तो उससे बच्चे क्या होंगे, एक बेहतर अनुभव प्राप्त करेंगे। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और जो हमारे पाठ से संबंधित हो, जो प्रत्येक शिक्षक सहायक सामग्री का आकार बहुत बड़ा भी ना हो, ठीक है, जो प्रत्येक छात्र आसानी से देख सके। मतलब ऐसा भी ना हो कि मान लीजिए आप एक घर का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए या फिर आप ताजमहल सिखाने के लिए उसको ले जा रहे हैं और वहाँ पर आप ताजमहल का बहुत बड़ा सा चित्र ले जा रहे हैं जिसे बच्चे छू भी नहीं सकते हैं या टूटने का डर है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक मतलब उसका साइज़ जो है वो मिनिमम साइज़ होनी चाहिए आपकी, बहुत मैक्सिमम भी ना हो, बहुत मिनिमम भी ना हो, एक हम कह सकते हैं बीच की साइड आप रखें ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को देख सके, सुन सके, समझ सके। जहाँ तक संभव हो सहायक सामग्रियाँ जो है वो छात्रों के ज्ञान से जो है वो संबंधित करके प्रस्तुत करनी चाहिए। और जब भी आप सहायक सामग्री का प्रयोग करें तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको आपको बरतनी चाहिए कि आपको सहायक सामग्री जो प्रयोग है वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो है वो आपको करना चाहिए। छोटी कक्षाओं में इनका प्रयोग जो है वो बड़ी कक्षाओं की तुलना में अधिक करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो टेलम्स के माध्यम से सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय बड़े बच्चों के।
सहायक सामग्री जो हो वो केवल उसी समय दिखानी चाहिए जब शिक्षक जो है इसके बारे में वर्णन कर रहा हो। जैसे सावधानी बरतनी चाहिए इन सब चीज़ों में। अगर आप जैसे मान लीजिए पढ़ाने गए, तुरंत आप उसको बच्चे को दिखा दिए, रख दिए उसके सामने कि आज जो है बच्चों ना मैं आपको इसी टेलम के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दें, फिर वहाँ पर बीच में प्रकरण आ रहा है तो फिर वहाँ पर आप बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा उत्साहित रहेंगे उन चीज़ों को जानने के बारे में। अगर आप पहले ही दिखा देंगे तो उनको उत्सुकता जो रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। सहायक सामग्री बनाते समय जो स्वाभाविकता है उसका विशेष ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो ये सारे मैंने आपको बता ही दिए। तो अगर शिक्षण सहायक सामग्री है उनके क्या कार्य होते हैं, तो वो स्पष्टीकरण करते हैं। कोई भी टॉपिक होता है उसको बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर करने का काम करते हैं, मोटिवेट करने का काम करते हैं, सीखने को रुचिकर बनाने का काम करते हैं, जो रटंत विद्या होती है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं, और शिक्षण में जो कुशलता है वो लाते हैं, अर्थपूर्ण जो अनुभव है वो प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जैसे हम वर्गीकरण करते हैं अब बहुत सारे प्रकार से, जैसे तकनीकी के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर हम कुछ प्रकार में जो है वो बांट देते हैं आपके टेलम्स को। तो ये चीज़ें जिन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो तकनीकी के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब जिन्हें बच्चे प्रत्यक्ष रूप से छू सके, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, चलिए ये उल्टा लिख दिया गया है इसमें, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। हार्डवेयर होता है जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से छुआ जा सकता है और छू करके बच्चे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें मतलब जो चीज़ें हम छू करके अनुभव ना प्राप्त कर सके, ठीक है, जैसे चित्र होता है तो चित्रों को हम देख सकते हैं, ग्राफ होता है तो ग्राफ में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चार्ट पेपर में हम देख करके छू करके अनुभव ले सकते हैं, मानचित्र हो गया, कार्टून हो गया, मॉडल्स हो गए, इन सबको हम छू करके प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को सिखाने का अनुभव दे सकते हैं। लेकिन जो आपके जैसे रेडियो के जो हम बात करते हैं, जो वॉइस होती है वो हम टच नहीं, वो हम फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम टच करके जो चीज़ों को नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, लेकिन आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब जिन्हें बच्चे छू करके जो है वो सीखने के अनुभव ले सके, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें बच्चे छू करके तो अनुभव ना ले सके, लेकिन वो भी एक टेलम का काम करते हैं। जैसे टेलीविजन हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जो स्पीडोस्कोप होता है, आपका प्रोजेक्टर हो गया, सिनेमा हो गया, कंप्यूटर हो गए, तो ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोनों में जो ये डिफरेंसेस हैं आप इन्हें ध्यान रखेंगे और ये स्थिर का विशेष ध्यान रखेंगे, वरना गलत कर देंगे आप। उसके बाद है इंद्रियों के आधार पर। तो इंद्रियों के आधार पर भी बांटा गया है। मैंने आपको बेसिकली अभी पीछे ही बताया कि श्रव्य, दृश्य और दृश्य शब्द होता है, तो वही सारे हैं जिन्हें आपने अभी पीछे रट रखा है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रक्षेपण के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्रक्षेपी होता है, एक अप्रक्षेपी होता है, ठीक है, एक प्रोजेक्टिव होता है, एक नॉन प्रोजेक्टिव होता है। तो नॉन प्रोजेक्टिव जिसे आप अप्रक्षेपित सहायक सामग्री कहते हैं। तो ये सहायक सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम प्रक्षेपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका श्यामपट्ट हो गया, चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, वास्तविक वस्तुएं हो गई, ठीक है, तो ये हम इसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते हैं। आ का मतलब आ एक उपसर्ग है जिसका मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो आ प्रक्षेपित का मतलब होता है जिसे हम प्रक्षेपित करके ना दिखा सके, वो आपका होता है अप्रक्षेपित। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम्पल्स को विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रक्षेपित सहायक सामग्रियाँ आपकी आती हैं। तो प्रक्षेपित में कौन कौन सी सहायक सामग्रियाँ आती हैं, तो ऐसे जिन्हें हम प्रदर्शन के लिए हमें विद्युत यंत्र की जरूरत होती है, मतलब जिन्हें हम प्रक्षेपित कर सकते हैं और प्रक्षेपित करने के लिए हमें करंट की जरूरत होती है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रक्षेपित सहायक सामग्री कहलाती हैं। इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, जैसे आप OSD कहते हैं, तो इसमें OSD आपका आता है। स्लाइड प्रोजेक्टर जो आते हैं, मतलब जो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए जो विद्युत के माध्यम से चले, ठीक है, जिसके लिए लाइट की जरूरत हो आपको, ऐसे सहायक सामग्रियों को हम कहते हैं प्रक्षेपित सहायक सामग्री। तो एग्जाम्पल्स जो है वो आप ध्यान रखेंगे, जिसमें आपका स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, LCD, इंटरेक्टिव बोर्ड, रेडियो, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे आप एक पर्दे पर उसको दिखा सके कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक पर्दे के माध्यम से आप उसको दूसरी साइड भी जो है वो दिखाने में सक्षम हो सके, तो वो आपका होता है प्रक्षेपित। जिसका प्रक्षेपण आप कर सके वो प्रक्षेपित सामग्री होंगी। और प्रक्षेपण हम कैसे करेंगे, वो विद्युत करंट के माध्यम से हम जो है वो करते हैं।
उसके बाद आपका अगला टॉपिक है जिसके आप 2.5 है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। तो इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मैथ के टीचर की, विज्ञान के शिक्षक की एक गुणों की विवेचना करिए, ठीक है। तो या विज्ञान शिक्षक की भूमिकाओं या उसकी जिम्मेदारियों की विवेचना करिए, या गणित के शिक्षक की विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विज्ञान तथा गणित शिक्षक के प्रमुख कार्यों में से जो है एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि वो सभी चाहते हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को बेहतर प्रदान करें। और एक शिक्षक जो है जो बच्चों के भविष्य के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शिक्षक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हमें एक सही मार्गदर्शक जो है वो प्रदान करता है। तो शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है, और बेसिकली जो टीचर्स होते हैं उनका उद्देश्य भी यही होता है कि वो बच्चे के एक बेहतर एजुकेशन दे करके उनके व्यक्तित्व का बेहतर विकास कर सके। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे जो है हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को जो हेडिंग की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग टाइप में पूछा जा रहा है ना, तो आप यहाँ पर हर एक पॉइंट में 2-4 लाइन अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। जैसे लिखा है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, तो एक शिक्षक का परम एक श्रवणबाधित, अगर वो टीचर श्रवणबाधित बच्चों के टीचर हैं, तो उनका सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि बच्चे की जो निजी आवश्यकताएँ हैं उनका वो पूर्ण रूप से जो है वो उनका पहचान करें, और उनकी पहचान करके उनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये टीचर का, क्योंकि हम हेडिंग पर में बच्चों के लिए ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं कि एक श्रवणबाधित बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करके उनकी पूर्ति करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स जो टीचर होते हैं उन्हीं की होती है। एक बच्चे को मोटिवेट करने का काम जो है, मोटिवेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। एक कुशल अधिवक्ता होते हैं, बच्चे के हक के लिए, बच्चे के अधिकार के लिए वकालत करने का काम करते हैं। ये व्यक्तिगत निर्देश की जो जिम्मेदारी है वो प्रदान करने में मदद करते हैं। एक कुशल संचालक होते हैं, मतलब बच्चे के लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करना और बच्चे के लिए उन योजनाओं को रेगुलेट करने का काम, उनको लागू करने का काम, उनको सुविधाएं देने का काम करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। एक कुशल संचारकर्ता के रूप में, क्योंकि बच्चे के माता पिता को बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिन समझाने की जरूरत होती है, तो ये एक कुशल संचालक के रूप में, कुशल संप्रेषणकर्ता के रूप में काम करते हैं। क्लासरूम को मैनेज करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक प्रभावी अनुशासन में लागू करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं कि बच्चों के साथ एक प्रभावी अनुशासन जो है वो लागू किया जा सके, बेहतर तरीके से क्लासरूम को मैनेज किया जा सके। इन सभी चीज़ों में अपनी भूमिकाएं जो है ये निभाते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो गणित और विज्ञान शिक्षक के क्या क्या प्रमुख गुण हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो विषयों का पर्याप्त ज्ञान की उपलब्धता होती है, मतलब उपलब्धता की ज़रूरत होती है कि एक टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय के लिए प्रॉपर जानकारी उनके पास जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको आधी अधूरी जानकारी रहेगी तो वो खुद भी जो है बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। एक टीचर की विशेषता होती है कि वो विषयों के बारे में, जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं उनके विषय में एटलीस्ट उनको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद उनका जो संचार होना चाहिए वो मृदुभाषी होना चाहिए। बहुत कठोरता के साथ बच्चे के साथ बातचीत करेंगे तो वहाँ पर बच्चे के साथ सही संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो गुण होना चाहिए कि वो मृदुभाषी हो। एक प्रभावी संचार जो है वो उनके अंदर होना चाहिए। उचित श्यामपट गुण होना चाहिए, कितने एंगल पर खड़े होकर के उनको अपना ब्लैक बोर्डिंग करना है ताकि हर पीछे पीछे बैठकर देखने वाला बच्चा आसानी से उन चीज़ों को देख सके, कोई कठिनाई ना हो। अक्षर बहुत कैसे छोटे लिखने हैं, कितने बड़े लिखने हैं, इनका समझ होना चाहिए, ठीक है। और जो हम कह सकते हैं कि बेसिकली कि यहाँ पर अगर बात करते हैं उचित संप्रेषण की, तो वहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा गया जो भी वर्ड है वो शुद्ध होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का एक विशेष ध्यान जो है वो टीचर को रखना चाहिए कि जब भी वो ब्लैक बोर्ड पर खड़े हों तो बच्चों को पीठ ना दिखे, बल्कि जब वो लिख रहे हैं वो बच्चे को दिखे। तो 45 एंगल पर ही उनको जो है वो खड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए कि उनको एक बेहतर श्यामपट का गुण उनको होना चाहिए। शिक्षण विधियों के प्रयोग में उनके अंदर कुशलता होनी चाहिए कि वो अगर चाहे विज्ञान शिक्षक के रूप में काम कर रहे हो, चाहे मतलब मैथ टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि किस बच्चे पर कौन सी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करें और कौन से मेथड से कौन सी टॉपिक समझाएं, इसके विषय में एक पूर्ण जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से सीखने वाले हैं, तो एक ही तरीका तो नहीं अपना सकते ना। इसके लिए उनको ज्ञान होना चाहिए कि कौन से बच्चे के लिए हम कौन सा मेथड अपनाएं। सहायक सामग्रियों के उपयोग का गुण होना चाहिए कि जो भी टेलम्स हैं उन टेलम का कब कहाँ कैसे कैसे उपयोग करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। उन सभी का बेहतर तरीके से उनको जो ज्ञान है वो होना चाहिए।
और अगला अगर बात करते हैं तो उनके अंदर विभेदित निर्देश की जो समझ है वो आपकी होनी चाहिए कि जैसे हमने आपको बताया था जब इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे आपसे बताया था कि डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कि बच्चों को, जैसे बच्चे अलग अलग हैं तो हम उनको एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर निर्देश देने का जो तरीका है वो बच्चे के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। जिस बच्चे को जैसे कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे वो समझ सकता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे मतलब आपने बच्चों को ऐसा टॉपिक दे दिया कि ठीक है आप सूरज के बारे में लिखो, तो वहाँ पर बच्चे, हो सकता है कि सारे बच्चों को सूरज के बारे में ना पता हो, लेकिन अगर आपने वहाँ पर कह दिया कि ठीक है आप लोग जो है वो सौरमंडल के बारे में लिखो, तो बच्चों को कुछ ना कुछ, सभी बच्चों को सौरमंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सभी बच्चों को होती है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो है वो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन को अपना रहे हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट रहेगा कि ठीक है मुझे जो आ रहा है मैं वो चीज़ें लिखूंगा, तो बच्चे अपनी भावनाओं को जो है व्यापक रूप में जो है वो व्यक्त कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि टीचर के अंदर गुण होना चाहिए कि वो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन की जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से बच्चे पर अप्लाई करे, उसको खुद भी समझे कि इसका कैसे उपयोग करना है। समानुभूति और सहयोग का गुण होना चाहिए। एक शिक्षक के अंदर सहानुभूति नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अंदर समान अनुभूति होना चाहिए कि वो सबको एक समान नज़रिए से देखें कि सभी लोग जो हैं वो एक समान हैं, दिव्यांग हैं चाहे वो सामान्य हैं, सभी की अपनी योग्यताएं हैं और सभी के अंदर योग्यताओं का उजागर करना ही मेरा धर्म है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के वो चले। किसी को देख करके बेचारा समझना वो सहानुभूति होती है, लेकिन किसी को देख करके ये समझना कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, हमको जितने अधिकार हैं उनको ऐसे उतने अधिकार इनको भी हैं, बस हमारी योग्यताओं में थोड़ा सा अंतर है। तो ये चीज़ें की समझ होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से बच्चे के लिए हम कौन सी मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाएं कि बच्चे बेहतर तरीके से जो है वो अपने बात को जो है वो रख सके। जैसे आवाज़ हम अपनाएं या संशोधन हम अपनाएं, इसकी समझ उनको होनी चाहिए। अगर अनुकूलन किया जा रहा है तो वहाँ पर आवाज़ अपनाना है या संशोधन अपनाना है, इसकी समझ उनके साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ हम कौन सा इवेल्युएशन बच्चे के लिए करें, जैसे मौखिक रूप से उनको पेन पेंसिल का टेस्ट लें, या अगर हम उनको पेन पेंसिल का हम टेस्ट लें, या मौखिक रूप से उनको बोलने का अवसर दें, या सांकेतिक भाषा के रूप में उनकी जो भाषा है उसको समझने का प्रयास करें। कौन से मेथड का इस्तेमाल हम कौन से बच्चे के इवेल्युएशन के लिए करेंगे, यह भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी, इनका भी गुण जो है वो टीचर के अंदर होना चाहिए कि किस बच्चे के लिए कौन सा मूल्यांकन ठीक रहेगा। उसके बाद सहायक प्रौद्योगिकी का ज्ञान, क्योंकि समय बदल रहा है, आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ICT पर डिपेंड हो गई हैं, तो जो भी टीचर हैं चाहे वो साइंस के हों चाहे मैथमेटिक्स के हों, सभी को बेसिक ज्ञान जो है वो ICT का होना चाहिए, तभी वो एक प्रभावी संप्रेषण बच्चे के साथ कर पाएंगे और बदलते हुए समय के अनुसार बच्चों को जो एजुकेशन है, जो अपडेटेड एजुकेशन है वो दे पाएंगे, क्योंकि जब वो खुद अपडेट रहेंगे तो बच्चों को भी अपडेटेड एजुकेशन दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक के पास जो ICT का ज्ञान है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो अगर ये टॉपिक आपसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो बताए गए सारे टॉपिक को आप 2-2 लाइनों में जो है वो एक्सप्लेन करके लिख देंगे, तो आपके लिए ये 10 से 12 टॉपिक जो हैं, मतलब जो पॉइंट दिए गए हैं आपके, ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट मटेरियल है। ठीक है, तो बाकी आपके पास जो नोट्स हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़ें एक बार। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इन्हीं सारे चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाए, आप अपने नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिएगा। आई हैव रिक्वेस्ट टू यू, बट मतलब आप सभी लोग जो है वो एक बार ज़रूर जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उससे क्या होता है कि जो लोग नहीं भी कनेक्ट हैं वो भी चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे, चैनल भी ग्रो करेगा, साथ ही साथ आप लोगों को जो है दोस्तों को भी जो है वो फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे पहले नहीं पता था आपके चैनल के बारे में, वरना मेरा जो सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में बैक लगा वो रुक जाता है। तो ऐसे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है वो वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से रखिएगा, बचे हुए समय का सही उपयोग करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से दूर रहिएगा। सिर्फ वीडियो देखने के लिए या फिर अपनी पढ़ाई के लिए आप फ़ोन का उपयोग करें, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में अभी जो ये समय बचा है इसमें अपने फ़ोन का उपयोग आप थोड़ा सा कम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय में आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों के जो ये उम्मीदें हैं कि आपका बैक ना लगे, तो इस उम्मीद पर अपना खरा उतरे। पढ़ेंगे अच्छे से तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप जो टॉपिक दिए जा रहे हैं उनको करिएगा अच्छे से, आपके बैक नहीं आएंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।